नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला बीकानेर में। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। MCQ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें प्रश्न के साथ ऑप्शन रहेंगे और हम अच्छे से एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो 1896 का जो अधिवेशन हुआ था मैं आपको बता दूं, उसमें राष्ट्रीय गीत ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था? 1896 में। एक प्रश्न तो यहीं से मिला। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है? तो इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में हमको जान लेते हैं। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। उनका एक उपन्यास था आनंद मठ, उससे ये लिया गया है। आपको एक और मुख्य बात बता दूं, सन 1937 तक, कब तक? 1937 तक भारत का राष्ट्रगान भी वंदे मातरम, ये जो गीत है यही था। उसके बाद चेंज किया गया। अच्छा, ऑप्शन ए पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। तो राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ये गाया गया था सर 1911 में, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ये कांग्रेस का कोलकाता का अधिवेशन था। अगला प्रश्न जो ये ऑप्शन है, इसमें पहली बार तिरंगा लहराया गया। तो ध्वज की हम बात करें, तिरंगा झंडा, ये पहली बार 1907 में फहराया गया था। तो यहाँ तक हम क्लियर करेंगे इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1896 का अधिवेशन था वो इसके लिए विख्यात है कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत है जो पहली बार गाया गया था। आइए हम चलते हैं अगले हमारे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकॉफ ये सही रहेगा। इन्होंने क्या किया था? ये 1835 से लेकर 1936 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये 35 से लेकर 36 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने प्रेस को, जो प्रेस होती है हमारी मीडिया, प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई थी। इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी। इससे पहले प्रेस के ऊपर बहुत सारे बाउंडेशन होती थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, कई तरह की समस्याएं होती थी। वो खुल के अपने विचार ही नहीं रख पाते थे। तो जो सर चार्ल्स मेटकॉफ थे, इन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता देने का काम किया था। इसीलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो एक कारताज व्यवस्था हम पढ़ेंगे। क्या था कारताज व्यवस्था? ये एक तरह का हमारा, क्या हम इसको बोल सकते हैं, एक लाइसेंस बोल सकते हैं व्यापार का। तो सबसे पहले कारताज व्यवस्था जो बोलेंगे, इसको हम व्यापार का एक लाइसेंस बोलेंगे। जो समुद्री मार्ग पे जो व्यापार किया जाता था उसके लिए एक लाइसेंस बनाया गया था कारताज व्यवस्था के नाम से। कारताज के नाम से बनाया गया था इसको। तो ये सबसे पहले पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था कारताज को। इससे पहले भी एक ऐसी ही व्यवस्था अंग्रेजों ने भी स्टार्ट की थी। उसका नाम था सर नेवी सर्ट। क्या नाम था? नेवी सर्ट। ये अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। तो इसको हम एक बार जानेंगे। तो कारताज क्या था? ये व्यापार का एक लाइसेंस था। जिसके पास ये कारताज का लाइसेंस होता था वही समुद्री मार्ग से व्यापार कर सकता था। हमारा क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके साथ लड़ी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन के हिसाब से मीर कासिम ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये अकेले मीर कासिम नहीं लड़े थे। इनके साथ में बंगाल के नवाब, हम इसको नवाब ऑफ बंगाल लिख सकते हैं, नवाब ऑफ बंगाल लिख सकते हैं। साथ में अवध के जो नवाब थे, अवध, उन सब ने संयुक्त रूप से लड़ी थी। तो ऑप्शन के हिसाब से हम इसे मीर कासिम कर देंगे। और ये कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। तो ये साथ साथ हम हर तरह के जो क्वेश्चन इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। इसमें से हमारे क्वेश्चन बन गए कि पहली बात तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। किस किस के बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच लड़ा गया। अगर मीर कासिम की जगह और ऑप्शन हो, बंगाल का नवाब आ जाए, अवध का नवाब आ जाए, तो वो भी हम सही करेंगे क्योंकि इन्होंने संयुक्त रूप से ये लड़ाई लड़ी थी। आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? तो इसमें ये जो लॉर्ड लिटन है ये सही ऑप्शन है। ये जो लॉर्ड लिटन थे ये 1876 से लेकर 1880 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। 1876 से 1880 के मध्य ये रहे थे। ये अधिनियम इन्होंने क्यों पारित किया था?
तो हम जानते हैं 1876 से लेकर 1878 तक 2 सालों में एक भयंकर अकाल पड़ा था और उस अकाल को ये सही ढंग से संभाल नहीं पाए थे। तो उसमें इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी प्रेस के माध्यम से। तो इन्होंने ये अधिनियम पारित कर दिया जिससे इन्होंने प्रेस को कई सारे अधिकारों से वंचित कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम। तो इस अपनी बेइज्जती से इन्होंने परेशान होकर ये अधिनियम लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ये कब रहे थे वायसराय, ये भी हमारा प्रश्न कवर हो गया 1876 से 1880 के मध्य। और जो 1876 और 78 में अकाल पड़ा था उसको सही ढंग से ये संभाल नहीं पाए थे, तब प्रेस ने इनकी बहुत सारी आलोचना हुई थी, तब इन्होंने ये अधिनियम पारित किया था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो देखिए कई जो ढंग के राजा होते हैं उसमें हम वायसराय को राजा भी बोल सकते हैं। जो भारतीय नागरिक थे, जो भारत के लोग थे, भारतीय जनता थी, उनके पक्ष में कुछ अंग्रेज अधिकारी ऐसे भी आए जिन्होंने पक्ष में कार्य किया। कुछ थे जिन्होंने मारकाट अपने हिसाब से, नीति के हिसाब से राज किया, लेकिन कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने भारतीय पक्ष में राज किया। तो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। ये लॉर्ड मेयो जो थे ये एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये 1872 की बात है। ये एक यात्रा पर गए थे, निरीक्षण यात्रा पर गए थे पोर्ट ब्लेयर, अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर पे गए थे। वहाँ पे किसी पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। तो इनकी एक ऑप्शन ये भी आ गया, लॉर्ड मेयो की हत्या कब हुई, 1872 में। और ये एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या इनके कार्यकाल के दौरान की गई। कहाँ पे हत्या हुई इनकी हत्या हुई पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, अंडमान जो द्वीप है वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर नाम से एक द्वीप है, वहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, कई बार एग्जाम में आता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी। तो पहले हम ये जानते हैं कि नाइटहुड की उपाधि क्या होती है। तो ये उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो महारानी होती थी, जो राजा होता है, उसके द्वारा ये ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये उपाधि उन लोगों को दी जाती थी जिनका देश में बहुत ही अहम योगदान हो, जिसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हो कि देश को बहुत सारा जिसे फ़ायदा मिले, उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी उस समय, या जो भी होता था उस समय उनका रानी या राजा, उसके द्वारा ये प्रदान की जाती थी। जिसको भी नाइटहुड की उपाधि मिल जाती थी वो अपने नाम के आगे सर लगा सकता था। इसको हम सर की उपाधि भी कह सकते हैं। ये उपाधि मिलने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी सर रविंद्रनाथ टैगोर बन गए थे। तो इन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, पहली बात ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। इनसे इन्होंने बहुत ही नाराज़ होकर ये अपनी उपाधि इन्होंने लौटा दी थी कि मुझे उपाधि नहीं चाहिए। इनके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि इन्होंने लौटा दी थी। तो ये प्रश्न है कि यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को। ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हम ऑप्शन ए पे डिस्कस करते हैं, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये 1905 में हुआ था। 2 हिस्सों में बंगाल को बांट दिया गया था। तो एक प्रश्न यहाँ से ही बनता है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ये जो उपाधि उन्होंने 1919 में लौटाई, एक प्रश्न यहाँ से ही बनता है, ये उपाधि इन्हें प्रदान कब की गई थी। तो ये हम पढ़ेंगे 1915 में। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। तीसरे ऑप्शन पर हम नज़र डालें, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च, सबको पता है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लेकिन इन्हें मृत्युदंड कब दिया गया था, सज़ा कब सुनाई गई थी, तो इनको सुनाई गई थी 1930 में। 1930 में कब, 7 अक्टूबर को। तो ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम याद करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोलकुंडा। गोलकुंडा राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का सुनहरा फरमान जारी किया था। ये कब की बात है, ये 1632 ईस्वी की बात है। 1632 में इनको
गोलकुंडा पर इन अंग्रेज़ों ने अपना मुक्त व्यापार शुरू किया गया था। इसके लिए इनको 500 पैगोडा मैं यहाँ लिख देता हूँ, आजकल जैसे रुपया होता है उस समय की मुद्रा थी पैगोडा गोलकुंडा की, तो इनको 500 पैगोडा प्रति वर्ष, हर वर्ष 500 पैगोडा शुल्क देना होता था यहाँ अपना मुक्त व्यापार करने के लिए। यहाँ किसी पर इन्हें सिर्फ अपना शुल्क दिया और ये मुक्त रूप से, किसी का इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता था, अपने हिसाब से व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ये एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल बना दिए गए थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में एक और मुख्य बात क्या हुई थी, 2 दल बने हुए थे कांग्रेस के, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम और नरम दल दोनों को वार्ता के लिए एक मंच पे बुलाया गया था, वार्ता करने के लिए दोनों को एक मंच पे लाया गया था। 1916 लखनऊ अधिवेशन की ये बातें हो रही हैं, इसी समय दोनों दलों को यहाँ पर वार्ता के लिए लाया गया था, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। इसी अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। इसी अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए एक अलग मतदाता दल बना दिया गया था कि ये सिर्फ यही लोग वोट कर सकेंगे। इसके बाद हम ऑप्शन ए पे नज़र डालते हैं, कराची अधिवेशन 1913। इसमें क्या हुआ था, इसमें सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जो सांप्रदायिक सद्भाव था उसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ताकि अंग्रेज़ों का जो विभाजनकारी एजेंडा है वो सफल ना हो, इसके लिए इन्होंने प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद आता है बॉम्बे अधिवेशन 1915। इसमें क्या गया था, इसमें कांग्रेस ने किया था जो संविधान में बदलाव किया था। 1915 के जो बॉम्बे अधिवेशन था, इसमें इन्होंने संविधान में बदलाव किया था, जिससे क्या हो गया था, कांग्रेस की शक्ति थी वो लगभग दुगनी हो गई थी, तो इसलिए इसको हम जाना जाता है बॉम्बे अधिवेशन 1915 की एक खास बात थी। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन 1917। इसमें क्या प्रमुख था, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो एनी बेसेंट ने की थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनी बेसेंट ने की थी, और ये पहली महिला थी जो अध्यक्ष बनी, जिसने अध्यक्षता की थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन से अधिवेशन की अध्यक्ष थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, तो ये हम पढ़ेंगे। और पहले हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सर ये पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1885 में हुआ था। 1885 ईस्वी से शुरुआत की गई थी कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो सर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोच्चि। ये क्या था यूरोपीय बस्ती, ये लोग आए थे यूरोप से, इन्होंने यहाँ पे अपने एक कोठी भी हम इसको बोल सकते हैं, कोच्चि में कोच्चि फोर्ट था, जो फोर्ट मतलब किला होता है, कोच्चि फोर्ट हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे किला। यहाँ पे इन्होंने अपनी पहली कोठी बनाई थी, या जो अपने व्यापार को यहाँ से ये संभाल सके, अपना नियंत्रण बनाए रखा जा सके अपने व्यापार पे। तो कोच्चि जो है ये कहाँ पड़ता है, कोच्चि पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। ये केरल में पड़ता है सर, केरल में कोच्चि जगह पड़ती है। और जो इन्होंने ये फोर्ट है, जो किला जो हम पढ़ रहे हैं, ये बस्ती बनाई थी, ये कोच्चि के दक्षिण पूर्व में स्थित जगह है। दक्षिण पूर्व हम बोलते हैं इसको, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में ये जगह स्थित है, वहाँ पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो हमने ये 10 प्रश्न किए हैं, इनके साथ साथ हमारे 35-40 प्रश्न कवर हो गए हैं। धीरे धीरे हम इस सीरीज को बनाए रखेंगे, डेली ऐसे हम क्वेश्चन लेके आएंगे और हम इस पे डिस्कस करते चलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, ध्यान रखिए अपना, मास्क लगाए रखें, धन्यवाद।